सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल मेरे बेटे के ऑफिस का 15 साल पूरा हो गया था। उस उपलक्ष्य में सत्यनारायण कथा और पूजा का आयोजन ऑफिस में किया गया था। इस वजह से कल का व्याख्यान नहीं हो पाया। हालांकि मैंने डॉक्टर नवीन जोशी जी को कह दिया था कि सबको सूचित कर दें कि आज व्याख्यान नहीं हो पाएगा किसी अन्य कारणों से। शायद आपको सबको पता ही चल गया होगा। आज पुनः आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। इसके पहले पक्षवध के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और पिछले 4-5 व्याख्यानों में हाइपरपिट्यूटेरिज्म के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। आज हम हाइपोपिट्यूटेरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। आइए कुछ पहले प्रश्न ले लेते हैं। प्रदीप मानवी जी, अम्बिलिकल हर्निया 3.2 सेंटीमीटर है, 65 ईयर्स एज है, फीमेल पेशेंट है, क्या इसमें कर सकते हैं? ये प्योरली सर्जिकल डिसीज है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन न रहे, विबंध न रहे, इसका ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम की मात्रा में रात्रि में प्रतिदिन पेशेंट को दिया जाना चाहिए। गैस का फैलाव न हो, पेट भारी न हो, उसके लिए सेवाक्षार पाचन चूर्ण या हिंगोष्टक चूर्ण 5 ग्राम खाना खाने के पहले दोनों टाइम देते रहें, जिससे वायु का निस्सरण, अपान वायु का निस्सरण हमेशा होता रहे। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा वृद्धिनाशक बटी 2 गोली सुबह शाम को, आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को पानी के साथ देवें। पिपल्यासो और अभयारिष्ट, पिपल्यासो 4 चम्मच, अभयारिष्ट 4 चम्मच, 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देते रहें। इससे अम्बिलिकल हर्निया में कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में अम्बिलिकल का इवोल्यूशन होने लगे तब ये ऑपरेशन करा लेना ही उचित होता है। डॉक्टर रजनीश शर्मा, पेशेंट है उनका, मेल है, 43 ईयर्स है, उदर गौरव है, शिराशूल है, विबंध है, ब्लड प्रेशर उनका 180 और 100 रहता है, प्रोस्टेट इनलार्ज है, रीनल पैरेन्काइमल डिसीज़ है। सब एक दूसरे से जुड़ती हुई डिसीज़ हैं। उदर गौरव, शिराशूल, विबंध, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, प्रोस्टेट। तो सबसे पहले इसमें पेशेंट में विरेचन आपको कराना चाहिए। विरेचन से कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, उदर गौरव इससे आराम होगा, और अगर अपान वायु के कारण उदर में शिराशूल हो रहा है तो वो भी आराम प्राप्त होगा उसमें। तो सबसे पहले आभ्यंतर स्नेहपान देने के पहले दीपन पाचन औषधि पंचकोल क्वाथ या पंचकोल चूर्ण दिन में 2 बार खाली पेट में 5 दिन तक देवें। उसके बाद त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद 3 दिन स्वेदन कराएं और उसके पश्चात फिर विरेचन करा करके पेट की शुद्धि कर दें। 9वें दिन से वस्ती देना प्रारंभ करें और इसमें वस्ती में तीक्ष्ण द्रव्य थोड़ा डालना है ताकि अपान वायु का निस्सरण अच्छा हो। तो उसके लिए कुटकी 30 ग्राम, एरंडमूल 30 ग्राम, गोक्षुर 30 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 300 ml, और इसमें यवक्षार 10 ग्राम, 5 ग्राम सेंधव, शहद 50 ग्राम और त्रिफला घृत 50 ग्राम, ये डाल करके बस्ती बना लें और लगभग 15 बस्ती या 16 बस्ती जरूर दें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को उदर गौरव ठीक होगा, शिराशूल भी ठीक होगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। इसके बाद भी यदि
सरहसूल रहता है तो औषधियों का सेवन भी हम करा सकते हैं। इसके लिए सरहसूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 मात्राएं देवें। इससे निश्चित रूप से सरहसूल में आराम होगा। इसके अलावा टैबलेट सिफेग्रेन 2 गोली सुबह शाम, पथ्यारिक्वाथ 10 ml पानी डाल लें, भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। उदर गौरव फिर भी हो तो शिवाक्षार पाचन चूर्ण भोजन के 2 घंटे बाद और भोजन के पहले हिंगोष्टक चूर्ण 5 ग्राम घृत में मिला करके प्रथम कॉल में खाने के पूर्व सेवन करें दोनों टाइम। इससे उदर गौरव पेशेंट में जाता रहेगा। ब्लड प्रेशर के लिए अलग से यदि दवाई देना पड़े तो इसके लिए शंखपुष्पी चूर्ण 100 ग्राम, 50 ग्राम गोक्षुर चूर्ण और 50 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण, ये तीनों को मिला लें। आधा से 1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा सर्पगंधा बटी 2 गोली सुबह शाम को, टैबलेट अबाना 1 गोली सुबह शाम को, इसके देने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। शिरोधारा, पिचुधारण, ये भी इसमें हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही लाभप्रद होता है। अश्वगंधा बलादि तैल से पिचुधारण या शिरोधारा का प्रयोग करें। इससे पेशेंट में ब्लड प्रेशर में भी और सरहसूल में भी आराम प्राप्त होगा। प्रोस्टेट यदि बड़ी है तो मैंने एक योग बताया था जलकुंभी का। जलकुंभी जो जल में बहुत आयत में प्राप्त होती है, जहाँ जो जल स्थिर रहता है, ऐसी नदी जहाँ जल स्थिर है या तालाब है वहाँ पर ये जलकुंभी प्राप्त होती है। जलकुंभी को आप कलेक्ट कर लें, पत्र मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उनको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको जला दें। जलाने के बाद इसमें 1000 mg की कैप्सूल लेकर के भर लें और ये 2 कैप्सूल सुबह शाम को या दिन में 3 बार प्रोस्टेट की अवस्था में हम दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टीना है, प्रोस्टीज है, इसकी दवा बाजार में उपलब्ध है, इसका भी सेवन करा सकते हैं। लेकिन विरेचन और वस्ती देने से प्रोस्टेट में भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। पेशाब में यदि कोई तकलीफ़ है तो वो भी देख लें। उसके लिए चंद्रप्रभा बटी 2 गोली सुबह शाम को, प्रातः एवं सायं। इसके अलावा गोक्षुर, शतावरी चूर्ण और पुनर्नवा चूर्ण, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। इससे जो मूत्रगत व्याधि है उसमें भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर सुकुमार जोशी, इन्फेक्शन और ब्लॉकेज, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जैसा आपको मालूम है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक और इन्फेक्शन लगभग एक ही चीज़ है। और जब ब्लड के फ्लो में रुकावट हो जाती है, जो हार्ट से संबंधित आर्टरीज हैं, कॉर्नरी आर्टरीज हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। चाहे वो ब्लड का क्लॉट हो गया हो, ज़्यादातर तो क्लॉट की वजह से ही होता है। ऐसी अवस्था में जो कार्डियक मसल्स हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में उनका डेथ हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट, इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ब्लड क्लॉट होने से ब्लड फ्लो प्रभावित होता है हार्ट में, और जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो विदाउट ब्लड हार्ट मसल्स लूजेज ऑक्सीजन एंड अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है, डाइस हो जाते हैं। सिम्टम्स में छाती में वक्ष प्रदेश में टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट, नेक, बैक और आर्म्स, इनमें पेन होता है अचानक से, और थकावट, फटीग जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में यदि ब्लॉकेज 70% तक का हो, ऐसी अवस्था में मैंने एक योग बताया था और कई लोग इसको दे भी रहे हैं। इसमें नींबू सोरस, अदरक सोरस, लहसुन सोरस और सिरका, एप्पल का सिरका, नींबू सोरस,
अदरक सुरस, लहसुन और एप्पल का सिरका बराबर बराबर मात्रा में रस निकाल लें। मान लीजिए 100 ग्राम लिया तो 400 ग्राम ये हो गया। अब इसको धीरे धीरे गर्म करें 200 ml शेष रहने तक। जब ये 200 ml शेष रह जाए तो जब ठंडा होने पर इसमें 200 ml ही शहद मिला दीजिए और इसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लगातार 3-4 महीने तक सेवन कराएं। इससे ब्लॉकेज हट जाएगा और दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगा। इसके अलावा हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पिष्टी 60 मिलीग्राम। ये दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें शहद के साथ। टैबलेट अर्जुनिन, टैबलेट अबाना 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा एक प्रसिद्ध काढ़ा है हृदय रोग के लिए, उसका भी प्रयोग करें। उसमें हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा और हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भम, सटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। एक बार फिर बोलता हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरमोथा, संठी, सटी और पुष्करमूल, इनका बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम को दें। इससे पेशेंट को लाभ होगा। अगर ये पेशेंट पहले से ही चालू कर दे तो पेशेंट को ब्लॉकेज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी भयंकर व्याधि नहीं उत्पन्न होती है। डॉक्टर सुनीता साहू, गुटखा खाने से मुख पूरा नहीं खुल पाता, ये आम शिकायत है। जो लगातार गुटखा का सेवन करते हैं, कसाय रस प्रधान गुटखा होता है, तम्बाकू का भी सेवन करते हैं कई लोग, उसके कारण जो मुख को संचालन करने वाली जो मसल्स हैं उसमें एट्रोफी हो जाती है और एट्रोफी होने के कारण मुख जो है पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता। ये बहुत रोगियों को मैंने देखा है। इसके लिए आप नस्य कर्म करें अणु तेल से या ब्राह्मी तेल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार। और इसमें अवपीड़न नस्य भी किया जा सकता है। 21 दिन का कोर्स करें। प्रथम 2 दिन स्नेह नस्य अणु तेल से 4-4 बूंद और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। और अवपीड़न के लिए अपामार्ग, पिपली, ये 2 श्रेष्ठ हैं। इनका चूर्ण बना करके रात्रि में पानी भिगो के रख दे, प्रातःकाल मसलें छाने और 6-6 बूंद की मात्रा इसका सेवन कर सकते हैं। नस्य करने के पहले जो पूर्व कर्म की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आपको अपनानी चाहिए। इसके अलावा स्नेह गंडूस नारायण तेल से, महामास तेल से, जात्यादि तेल से, इससे प्रतिदिन पेशेंट को गंडूस कराएं। गंडूस से निश्चित रूप से रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा टैबलेट नियो आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इनका सेवन आप रोगी में करा सकते हैं। सुकुमार जोशी, डॉक्टर सुकुमार जोशी का प्रश्न गोपाल तेल के बारे में है। गोपाल तेल का प्रयोग सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में करते हैं। जब जननांग, पुरुष के जननांग छोटे हो जाते हैं किसी गलत कारण से, तो उसमें अभ्यंग करने के लिए गोपाल तेल का उल्लेख किया गया है, उसका प्रयोग लोग करते हैं। डॉक्टर आशा तंदेल जी ने संसर्जन क्रम के बारे में पूछा है। संसर्जन क्रम, सम विधिपूर्वक, सृजन माने सृजित करना। वमन विरेचन के पश्चात अग्नि मंद हो जाता है, अपनी अग्नि मंद हो जाती है, उसको प्रज्वलित करने के लिए संसर्जन क्रम किया जाता है। और इसमें विधिवत शुद्धि के आधार पर क्रम किया जाता है। यदि उत्तम शुद्धि हुई है तो 3-3 अन्न काल तक पेय आदि क्रम देना है। यदि मध्य शुद्धि हुई है तो 2-2 अन्न काल तक पेय आदि क्रम देना है। और यदि हीन शुद्धि हुई है तो 1-1 अन्न काल तक पेय आदि क्रम देना है। पेय आदि क्रम में पेया, विलेपी, यूस और मांस रस,
पेया, बिलेपी, यूस और मानसरस। मानसरस की जगह हम कृष्णा का प्रयोग करेंगे। तो इसकी विधि ये है, अगर 3 अन्न काल तक देना है, उत्तम शुद्धि हो, तो कैसे देंगे? मान लीजिए आज सुबह आपने वमन कराया, तो आज शाम को, कल सवेरे और कल शाम को 3 अन्न काल पेया का सेवन करना है। इसी प्रकार 3 अन्न काल बिलेपी का सेवन करना है और फिर 3 अन्न काल यूस का। यूस का पहले अकृत यूस देते हैं, बिना छौंके बघारे वाला देते हैं, और बाद में जो 2 अन्न काल हैं वो कृत यूस दिया जाता है। इसी प्रकार जो मांसरस या कृष्णा, पहले अकृत और इसके बाद कृत, तो ऐसा विधि इसमें अपनाई जाती है। तो 3 अन्न काल उत्तम में, 2 अन्न काल मध्य में, और हीन में, हीन शुद्धि हुई है तो 1 अन्न काल देना चाहिए। पेया चावल की भी बनती है, सूख धान से पेया बनाई जाती है। सूख धान में चावल भी आता है, गेहूं भी आता है। अगर कफज व्याधि है, जैसे मान लीजिए तमक श्वास है, जीर्ण प्रतिश्याय में आपने वमन कराया है, तो उसमें पेया दलिया का देना चाहिए। और यदि कफज है, पित्तज और वातज है, तो उसमें जो चावल है उसकी पेया हम दे सकते हैं। मात्रा इसमें, पेया बनाते हैं तो 14 गुना पानी डालते हैं, बिलेपी बनाते हैं तो 4 या 6 गुना डालते हैं, और यूस बनाते हैं तो 14 गुना पानी डालते हैं। मांसरस बनाते हैं तो भी 14 गुना पानी डाला जाता है। उदाहरण के लिए यदि पेया बनाना है तो 50 ग्राम चावल या दलिया और उसमें 4 गिलास पानी डाल दीजिए। दलिया या चावल पक जाए तो ऊपर का पानी निकाल के देना है, ये पेया है। इसी प्रकार 6 गुना पानी डालें, माने 50 ग्राम चावल या दलिया और उसमें 2 गिलास पानी डालें और पकाएं, तो उसमें ऊपर का गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन जो देते हैं उसको हम बिलेपी कहते हैं। यूस में मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल 50 ग्राम ले लें, 14 गुना पानी अर्थात 4 गिलास पानी, लगभग 800 ml, और इसको पकाएं। जब दाल पक जाए तो ऊपर का पानी जो लेते हैं उसको यूस कहा जाता है। तो इस तरीके से पेया, बिलेपी, यूस में पहले अकृत फिर कृत। अकृत माने बिना छौंके बघारे, और कृत माने लौंग और लहसुन से बघार के सेवन करना, उसको हम कृत बोलते हैं। तो इस तरीके से जो संसर्जन कम किया जाता है वो वमन और विरेचन के बाद आवश्यक रूप से ये क्रिया किया जाती है, ताकि ये कहा जाता है कि अग्निमांद हो जाता है तो जैसे छोटी अग्नि हो, उसको प्रज्वलित करने के लिए थोड़ा तिनका डाल करके और प्रज्वलित करते हैं। जब आप हवन करते हैं तो देखिए आप, छोटी सी अग्नि रहती है, धीरे धीरे उसको प्रज्वलित किया जाता है। यथानु अग्निविस्तृण गोम्यादे संदुक्षमाणो क्रमेत महान स्त्रा सर्वपचस्त शुद्ध पेयादि अंतरग्नि पेया बिलेपी मकृतम कृतम च उसम रसम त्रिद्वैधैकसश्च क्रमेण शैवेत विशुद्ध काया प्रधान मध्यावर शुद्धा। तो ये संसर्जन कर्म कराना बहुत जरूरी है। एक बात मैं और समझा दूं, क्योंकि क्षुधा वृद्धि के लिए किया जाता है। कभी कभी दूसरे दिन ही जब आप बिलेपी दे रहे होते हैं तो पेशेंट को भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो कई लोग जो है कुछ अन्य पदार्थ, कुरमुरे हैं या और फल वगैरह दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। मान लीजिए बिलेपी आप दे रहे हैं, भूख ज़्यादा लग रही है तो 3 बार बिलेपी दे दीजिए, प्रातः, सायं और दोपहर को। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो 4 बार दे सकते हैं। यूज दे रहे हैं उसको भी 3 बार दे सकते हैं या 4 बार दे सकते हैं, लेकिन कोई अन्य पदार्थ नहीं देना चाहिए, नहीं तो भयंकर व्यापदों की उत्पत्ति हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर मुक्ता भगत, उनका प्रश्न है, उनका एक पेशेंट है, 7-8 बार मोशन होता है, मोशन की जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक है, नॉर्मल है, और ये जो व्याधि हुई है वो लगातार 40 दिन तक किसी कारण से एंटीबायोटिक का सेवन किया है और उसके वजह से उसके बाद से ये प्रॉब्लम पेशेंट में हुई है। तो ये कभी कभी हो जाता है, एंटीबायोटिक लेने से मतलब प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है, लेकिन कुछ दिन बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से 7-8 बार मोशन जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में तो आपको दवा देनी ही चाहिए। तो इसके लिए बोलबद्धरस, पंचामृत पर्पटी, बोलबद्धरस 250 मिलीग्राम, पंचामृत पर्पटी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। कुटज घनबटी या अमीबिका टैबलेट 2 TDS, 2 गोली दोपहर
2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें। कुटिजारिस्ट का भी सेवन इसमें हम करा सकते हैं। इसके अलावा सौंफ का चूर्ण और बिल्व का चूर्ण, बिल्व 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को देवें। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। इससे भी आराम न हो तो गृहिणी कपाट रस 250 मिलीग्राम, रस परपटी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम ऐसे दिन में 2-3 मात्राएं देंगे तो निश्चित रूप से मल प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। खाने में दूध के मटेरियल मत दीजिए। दुग्ध है, मावे की मिठाइयाँ हैं या कोई ऐसी मिठाइयाँ हैं जिसमें मावा पड़ता हो, बेसन की मिठाइयाँ या बेसन, मैदा, ऐसी तली मली चीज़ें पेशेंट को बिल्कुल न दें। तो इससे निश्चित रूप से आंतों में आराम प्राप्त होगा और मल प्रवृत्ति भी ठीक होगी। इसके अलावा बिलवारी चूर्ण है, गंगाधर चूर्ण है, इनका भी प्रयोग आप पेशेंट में उपलब्धता के आधार पर आप कर सकते हैं। शिल्पा मिश्रा जी ने जॉइंडिस के बारे में पूछा है। जॉइंडिस के ट्रीटमेंट। जॉइंडिस जैसा आप जानते हैं ये शाखागत, कोष्ठगत और उभयाश्रित 3 प्रकार का मामला होता है। अगर शाखाश्रित है तो उसमें जो मल प्रवृत्ति होगी वो कृष्ण वर्ण का मूत्र, जो तिल की जो पिष्ट है उसके वर्ण का होता है। तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मा रुद्ध मार्गम तत्पित्त कफरीर जयत। यहाँ कफ का आवरण हो जाता है तो इसको हटाने के लिए पहले त्रिकट चूर्ण या दीपन पाचन औषधियाँ दे करके फिर आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन कराया जाता है। विरेचन इसकी श्रेष्ठ औषधि है। तत्र पाण्वामयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वनुलोमकई है संशुद्धो मृदभिस्तक्तई है कामली तो विरेचनई है। ताभ्याम संशुद्ध कोष्ठाभ्याम पथ्यान्नानि दापेत शालीन सायो गोधूमान पुराणान सायु सह्यान। कई लोग जो है चिंता करते हैं कि घृत पान कराएंगे, पंचतत्व घृत का पान कराएंगे तो इसमें बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, जॉइंडिस की तकलीफ और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है कि आप आभ्यंतर स्नेहपान पंचतत्व घृत से देवें फिर विरेचन कराएं। इससे सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और जॉइंडिस में बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। तो विरेचन जरूर कराएं। औषधियों में मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम। प्रवाल पिष्टी 250, मंडूर भस्म 250 और सूत शेखर 125 मिलीग्राम। इसको शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ पेशेंट का सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी टैबलेट लीफ 52 2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। आसो अरेस्ट में लोहासो और द्राक्षासो। लोहासो 2 चम्मच, द्राक्षासो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट में सेवन कराएं। नस्यकर्म, इसमें बंदाल एक द्रव्य आता है। बंदाल का औपीड़न नस देने से बहुत सारी मात्रा में नाक के द्वारा पित्त का बाहर निकल जाता है, जिससे आँखों में जो पीलापन होता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। तो बंदाल का औपीड़न नस भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होता है। डॉक्टर बालकृष्ण माथुर जी, उन्होंने कॉलीलिथिएसिस विद कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट पूछा है। 36 ईयर्स फीमेल पेशेंट है उसके लिए। तो आप जैसे जानते हो इसको गाल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अ हार्डन डिपॉजिट विद द डाइजेस्टिव फ्लूइड, इसको हम गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अगर ये गाल ब्लैडर नलिका में ये अवरोध उत्पन्न हो जाता है यदि गाल ब्लैडर के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में तत्काल ऑपरेशन करना पड़ जाता है क्योंकि भयंकर वेदना होती है। लेकिन यदि गाल ब्लैडर स्टोन जो है वो फंडस में हो तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है यदि 8 mm से नीचे हो तो। ऐसी अवस्था में आप रोगी का विरेचन करा दें। क्लासिकल विरेचन, आभ्यंतर स्नेहपान आप त्रिफलाघृत से कराने के पश्चात विरेचन करा दें। और इसमें एक योग जो मैं हमेशा आप बताता हूँ, उसमें शतावरी, कुटकी, गोक्षुर, शतावरी, कुटकी, गोक्षुर और खीरा बीज ये बराबर मात्रा में ले लें और इसका चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार या 4 बार दें। इसकी टैबलेट भी बाज़ार में आ गई है, जिसको एक उज्जैन में
कंपनी है वो बनाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका टेलीफोन नंबर दे दूँगा, आप उसको मिला सकते हैं। GS ट्रिप्सी उसका नाम है, टैबलेट GS ट्रिप्सी, वो 2T-DS आप दे करके पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं। परेश मन्या, B12 डिफिशियंसी में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? B12 की डिफिशियंसी कई व्याधियों को उत्पादन करती है। एनीमिया, नर्वस सिस्टम इंजुरी फ्रॉम द लोअर देन द नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ द विटामिन B12। इसके सिम्टम्स होते हैं फटीग, ब्रेथलेसनेस, नम्बनेस, पुअर बैलेंस, मेमोरी लॉस और टिंगलिंग सेंसेशन इन फीट, रिड्यूस सेंसेशन ऑफ टच और पेलर, आंखें जो है पीली वर्ण की दिखती हैं। तो ऐसे लक्षण रोगी में जब प्राप्त हो तो समझ लीजिए कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। ऐसी अवस्था में आमलक आदि रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, इसके अलावा मंडूर भस्म, सूतशेखर रस और योगेंद्र रस, इसकी पुड़िया बना ले, एक पुड़िया दिन में 2 बार। इसमें नर्वस सिस्टम में भी विकृति आती है, ऐसी अवस्था में टैबलेट नियो या अग्नितुंडी वटी का भी सेवन आप करा सकते हैं। कमजोरी रहती है, ब्रीथलेसनेस रहती है, फटीग होता है, ऐसी अवस्था में अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद, और उसमें अश्वगंधारिष्ट के साथ लोहासो भी डालें। लोहासो 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी और भोजन के बाद देवें। मेंटल ट्रबल हो तो मेद रसायन क्वाथ मैंने कई बार बताया है, उसमें मंडूक पर्णी, शंखपुष्पी, मुलहटी और गिलोय, इसका काढ़ा बना लें और इसका सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट मेमटॉन, कैप्सूल स्ट्रेसकॉम, इन सब का भी प्रयोग ऐसे पेशेंट में आप कर सकते हैं। बैलेंस बिगड़ रहा हो, मेमोरी ट्रबल हो तो शुरधारा भी इसमें बहुत अच्छा, यानी श्रह तर्पण के जो भेद बताए गए हैं, अभ्यंग से पिचवा बस्तिष्य चतुर्भुजम, इसमें सबसे श्रेष्ठ है पिचुधारण या फिर शुरधारा। ये भी पेशेंट में कराएं। इससे ब्रेथलेसनेस में, नम्बनेस में, मेमोरी ट्रबल में और जो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फीट, इन सब में लाभप्रद चिकित्सा होती है। और नित्य प्रतिदिन अभ्यंग जरूर कराएं। अश्वगंधा बलाता तेल से अभ्यंग कराएं, अभ्यंग करने से भी लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध में घोल करके सुबह शाम देवें, तो इसमें नर्व से संबंधित व्याधियां हैं उसमें शांति प्रदान होती है। तो इनका भी प्रयोग आप पेशेंट में करें। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम केवाच बीज चूर्ण, दोनों को मिला लें, 1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। तो इस तरीके से पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। तो जो प्रश्न मेरे सम्मुख थे मैंने बताने का प्रयास किया है। आज आशा है आप संतुष्ट होंगे। हमारे साथ नित्य प्रतिदिन के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सक, ज्ञान पिपासु ऐसे हमारे बंधुवर जुड़े हैं। उसमें डॉक्टर उषा तभानी नियमित रूप, मुझे लगता है कि हर व्याख्यान में मैंने उषा तभानी को देखा है। डॉक्टर सुकुमार जोशी जी वो भी उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर हरजीत सिंह और आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर तृप्ति सिंघल जी, डॉक्टर मधु अरोरा और वरिष्ठ चिकित्सक, पंचकर्म के ख्याति प्राप्त चिकित्सक अंबिकापुर के डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर KN गांगवार, प्रसिद्ध पंचकर्म विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश में बरेली से, अदिति त्रिपाठी जी, डॉक्टर लोकेश शर्मा, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर शुभम बोरकर जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर परेश मन्या, डॉक्टर संगम मित्रा लोखंडे, डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर मंजूश्री साहू,
डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर मणिभूषण कुमार, ये भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं पटना में और पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं। राष्ट्रीय गुरु भी हैं डॉक्टर सलोनी गुप्ता जी, डॉक्टर गौरव पारधी, डॉक्टर विकेश चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर हेमंत शाह जी, डॉक्टर संजय, डॉक्टर निशा जोशी और डॉक्टर योगेश महाजन। तो ये चिकित्सक हमारे साथ जुड़े थे। आप सबको सादर अभिनंदन। इस तरीके आप जुड़ते हैं, नित्य प्रतिदिन आप व्याख्यान सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हाइपो